अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग में अगर कोई सबसे बड़ा तमाशा बन रहा है तो वो हैं अरब ममालिक। आप देखें कि ईरान इसराइल से ज़्यादा अरब ममालिक पर मज़ाइल बरसा रहा है, लेकिन आप इन अरब ममालिक की हालत भी देखें कि ये कुछ कर भी नहीं सकते। नाज़रीन, ईरान ने यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत को ऐसा सबक दिया है जो मेरे ख्याल में ये सालों तक याद रखेंगे। आप देखें कि अरबों डॉलर डिफेंस पर लगाने के बावजूद भी हालत ये है कि जंग इसराइल की है, लेकिन हमला इन अरबों पर हो रहा है। चलें, ईरान मिसाइल फायर कर रहा है, लेकिन ना तो ये डिफेंस कर पा रहे हैं और ना ही फिर ईरान पर हमला कर पा रहे हैं। ऐसा डिफेंस जो है वो फिर आपने क्या करना है जब आपके पास फैसले का इख्तियार ही ना हो। अब सऊदी अरब ने एक बार फिर कहा है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब ईरान ने सऊदी अरब को ये यकीन दिलाया है, लेकिन आप कह लें कि बाकी इत्तेहादी ममालिक के साथ अभी भी वो कोई रियायत नहीं बरत रहा। और ख़ास तौर पर सूरत हाल इन अरब ममालिक की ये है कि इन अरब ममालिक में बादशाहत है, और ये आप कह लें कि वही सल्तनतों के दौर की तरह है कि आज भी अमेरिका जो है ये तमाम इन रियासतों को अपना बाज गुजार गुलाम बनाकर बैठा हुआ है, जिनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अमेरिका ने ली हुई है। और आलम इस्लाम के किला कहलाने वाले अरब ममालिक की सूरत हाल ये है कि इन्हें बचाव के लिए अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा है। और अरब इस वक्त आप कह लें कि मगरबी कल्चर में ढल चुका है। लाइफस्टाइल, टूरिज़म और इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त अरब में जो है वो पूरा यूरोप वाला है। यहूदी और बड़े बड़े अमेरिकन इन्वेस्टर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर, और मुल्की दफा से लेकर कारोबारी शोबे तक के जो तमाम तर मामलात हैं वो इस वक्त यूरोप या अमेरिका के तसल्लुत में है वहाँ पर। और ईरान पर हमले की तमाम तर प्लानिंग भी अरब से ही हो रही है। अब देखें कि अमेरिका इसराइल ने अरब को लॉन्चिंग पैड बनाकर रखा हुआ है, और अमेरिका और इसराइल ने अरब को अब लॉन्चिंग पैड बनाया हुआ है ईरान के खिलाफ। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब अरब की खारजा पॉलिसी के फैसले भी खुलकर अमेरिका करेगा, और यहाँ भी इराक और लीबिया की तरह अमरीकी नवाज लोग ही हुकूमत करेंगे, और ये ग्रेटर इसराइल के प्रैक्टिकल का आगाज़ होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं भारत की इस मामले में। इस वक्त ईरान और अमेरिका जंग में भारत ने ईरान को एक धोखा दिया है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस भी हो रहा है कि ईरान ने अपना दोस्त मुल्क समझते हुए अपना एक जंगी जहाज़ आयरस डीना भारत रवाना किया था, और ये जहाज़ भारत में होने वाली बहरी मशकों से वापस आ रहा था। ये ईरान से आप कह लें कि 2000 किलोमीटर की दूरी पर था, जहाँ इसे फिर अमरीकी आबदोज़ ने निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। अब ये हमला जो है इसमें 80 से ज़ायद अमले के लोग शहीद हुए हैं, और 32 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, खुले समंदर से इन्हें बचाया गया है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन भारत ने नहीं किया बल्कि श्रीलंका ने किया है। आप देखें कि भारत ईरान का एक दोस्त मुल्क है, और ख़ास तौर पर अगर हम बहरी मुआहिदों के बारे में बात करें तो इसमें ईरान जो है वो भारत के ज़्यादा करीब है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह पर भी भारत की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि जंग से सिर्फ एक दिन पहले, यानी कि हफ्ते को ये जंग शुरू हुई थी, और उससे सिर्फ एक दिन पहले मोदी जो था वो इसराइल के दौरे पर था। और फिर ये जो ईरानी बहरी जहाज़ तबाह हुआ है, जो कि इस वक्त भारत की मेहमान नवाजी में था, ये भारत की दरख्वास्त पर ही समुद्री मशकों में हिस्सा लेने के लिए ईरान से भिजवाया गया था। लेकिन भारत की जानिब से आप देख लें कि मुसलसल खामोशी है कि इतना बड़ा एक सानहा हो गया, एक लफ्ज़ या आप कह लें कि कोई बयान भी जो है वो मजम्मत का जारी नहीं किया गया। अब मोदी ने जब दौरा किया इसराइल का, तो इसका जो सबसे बड़ा मकसद था, एक तो ये है कि इसराइल के ज़रिए वो ट्रंप का आशीर्वाद दोबारा से हासिल करना चाहता है नेतन्याहू के करीब होकर। दूसरा वो जी आयरन डोम चाहता है, क्योंकि 2025 में होने वाली पाकिस्तान के हाथों धुलाई के बाद अब भारत जो है वो डिफेंस पर अंधाधुंध इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा जी बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और आप कह लें कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहस ये हो रही है कि आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत है वो एक सिक्योरिटी फेलियर था। कुछ कह रहे थे जी कि मीटिंग जूम पर रख लेनी चाहिए थी। आप देखें कि आयतुल्लाह खामनाई ने खुद तेहरान ना छोड़ने का फैसला किया था, और वो मेरे ख्याल में खुद शहीद होना चाहते थे, और ये दुरुस्त फैसला था उनका, क्योंकि इनके पास जो ऑप्शन थे वो ये थे कि वो तेहरान छोड़कर जा सकते थे किसी दूसरे शहर में, दूसरे सूबे में, और वो रूस में भी जा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया?
इसकी पहली वजह ये थी कि वो ईरान में ही अगर कहीं रहते तो सद्दाम हुसैन और उसामा की तरह एक ना एक दिन उनको भी अमेरिकन एजेंसीज ने तलाश कर ही लेना था, और अगर अमेरिकन एजेंसीज इन्हें तलाश ना कर पाती तो एक गुमनाम मौत कबूल करना इस तरह के लीडर के शायान शान नहीं है। आप देखें कि जब आप किसी नजरिए पर चल रहे हों तो फिर मैदान छोड़कर फरार नहीं हुआ जाता, बल्कि मैदान में रहकर लड़ा जाता है, दुश्मन का सामना किया जाता है। सबसे अहम बात यह थी कि इनकी शहादत ने कौम को एक बार फिर मुत्तहिद कर दिया। इसके अलावा जो अमेरिका सोच रहा था कि सदाम या कज़ाफ़ी की तरह खामनाई भी एक डिक्टेटर हैं, इनको कत्ल कर देंगे तो ये रिजीम चेंज वहाँ पर बड़ी आसानी से हो जाए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि खामनाई इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि नज़रिए के लिए हुकूमत में थे, और वो इक़्तिदार के भूखे भी नहीं थे। इसलिए एक ऐसा सिस्टम बनाकर अपने लोगों को दिया कि मरकज़ी क़यादत कत्ल होने के बावजूद भी आज ईरान में हमलों में कोई कमी नहीं आ रही, और अब तक ईरान से कोई एक आवाज़ नहीं उठी जिसने खामनाई हुकूमत की खिलाफ जो है वो हुकूमत संभालने की बात की हो, या फिर आप कह लें कि पासदाराने इनकलाब में कोई धड़ा बना हो, कोई जर्नल आगे आकर ये कहता हो कि कहता हुआ नज़र आए कि वो फ़ौज की कमान संभालने को तैयार है, या अभी तक ईरान ने ये कहा हो कि जंग ख़त्म कर दें या मुज़ाकरात शुरू कर दें। हालांकि अमेरिका ने जो था वो पहले दिन ये एक साजिश की भी थी इटली के थ्रू, यानी कि जिस दिन खामनाई को कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया, उनकी फैमिली को निशाना बनाया गया, सेम उसी दिन इटली के थ्रू एक पैगाम जो था वो ये खबर सामने लाई गई कि ईरान जो है वो ये चाहता है कि उनके सुप्रीम लीडर कत्ल हो चुके हैं तो वो अमेरिका से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद ही, तकरीबन आप कह लें कि कोई 1-2 घंटे के बाद, जब ये ख़बर जो थी वो बरतानवी मीडिया और इंटरनेशनल मीडियाज़ के ऊपर चली कि ईरान ने ईरान ने हामी भर ली है मुज़ाकरात के हवाले से, या वो बातचीत के टेबल पर आना चाहता है, लेकिन साथ ही फिर ईरानी हुकाम ने ट्वीट्स करके इसकी जो थी वो तमाम तर मामले की तरदीद भी कर दी। अब ये सूरत हाल है जी कि तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर प्रेशर के बावजूद भी, और खामनाई जैसे लीडर के कत्ल होने के बाद भी इस वक्त ईरान से अगर आप कहें कि मुज़ाहमत का जो सिलसिला है वो कम हुआ है या ख़त्म हो गया है, तो अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अगर फ़िज़ाई मुकाबले की बात करें तो कल रात जो ईरान ने हमला किया ख़ास तौर पर तेल अवीव पर और दूसरे इसराइली इलाकों पर, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा शदीद था, लेकिन इसके अलावा जो अरब ममालिक के ऊपर हमले थे उनमें थोड़ी सी शिद्दत में कमी ज़रूर आई है, और इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है, जिसकी वजह से जो आप कह लें कि अरब ममालिक के लीडरान हैं वो अभी तक खामोश हैं, और वो आगे बढ़कर ईरान को जवाब नहीं दे रहे और ना ही उस तरह के बयानात दे रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब ने ये बयान ज़रूर दिया है एक दफ़ा फिर से कि, और ये पैगाम भी पहुँचाया है किसी ना किसी तरीके से ईरान तक, और कि वो अपनी हदूद को या अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा ईरान के ख़िलाफ़, और ईरान ने इसका खैर मकदम भी किया है। लेकिन जो सबसे इस वक्त बड़ी बातचीत चल रही है, या जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि इस 5 या 6 रोज़ के बाद अमेरिका ने क्या हासिल किया, सवाए ईरान की क़यादत को कत्ल करने के अमेरिका के हाथ अभी तक कुछ नहीं आया। ना तो फ़िज़ाई रास्तों के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल आ सका है, और ना ही अबनाए हुर्मज़ तक अमेरिका जो है वो अपना कंट्रोल या उसकी इजारादारी जो है वो वहाँ पर कायम हो सकी है, और ये दिन ब दिन, यानी कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा जो अमेरिका के लिए जंग के मुशीर हैं, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये जंग 2 महीने तक भी तवील हो सकती है, और अगर इस जंग को लेकर देखा जाए और जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जंग अगर इसी तरह जारी रही, अगर ईरान ने अपनी रविश ना बदली, अगर ईरान ने नहीं चाहा, तो ये जंग 1 साल तक की भी तवालत जो है वो इख्तियार कर सकती है, और इसका नुकसान एट दी एंड अमेरिका के इत्तेहादियों का होगा, दुनिया में तेल महंगा होगा, और इसी तरह से इसराइल को होगा। ईरान के ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई है। अगर ईरान के नुकसान की बात करें तो ईरान के पास पहले ही खोने को कुछ नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि ईरान ने बहुत कुछ खोया है, ज़रूर ये
یہ ضرور ہوا ہے کہ ایران کے اوپر خاص طور پہ تہران کے اوپر ایک کارپٹ بومبنگ کی گئی ہے، اس کے علاوہ اس کے دوسرے اسٹریٹجک پوائنٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی تقریباً آپ کہہ لیں کہ جو بحری طاقت ہے اس کو آلموسٹ ختم کر دیا گیا ہے، جو اس کے بڑے بحری جہاز تھے، وارشپس تھے، ان کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی ایران کے پاس چھوٹی کشتیاں جو تھیں وہ حملے کے لیے موجود ہیں اور وہ ابھی تک ایران نے استعمال نہیں کی۔ باقی ایران کے اندر کی زمینی صورتحال کی بات کریں تو وہاں پر چن چن کے اس کے اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ تب ہم کہہ سکیں گے کہ جب ابنائے ہرمز کھلے گا، کہ جب 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے لیے ایران کی طرف سے کچھ فائر نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح ادھر فضا میں بھی ایران کی طرف سے کوئی میزائل فائر نہیں کیا جائے گا، پھر ہم کہہ سکیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر قبضہ کرنے پر یا اسے گھٹنوں پر بیٹھنے پر مجبور کر چکے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔